कि आज से 20-25 साल पीछे अगर हम लोग जाते हैं ना, उस वक्त सी सेक्शन ये इसके केसेस बहुत कम होते थे। डॉक्टरों के खिलाफ जो जहर है वो उगला गया है। आजकल के दौर में जो मरीज के साथ लवाहिकीन आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि मैं इसका बड़ा सक्का हूँ, वो इसलिए आते हैं। आजकल के दौर में सबसे आसान काम तनकीद करना है। ये यहाँ पे रिसर्च बेस्ड या एविडेंस बेस्ड इलाज नहीं होता, यहाँ तुक्का बेस पे ज़्यादा इलाज होता है। जबकि अब जो जिद्दत आ रही है, अब एक एक बीमारी सामने आ रही है कि जो बंदे को उस वक्त तो तभी मौत लग रही थी, और अब लोगों को पता चल रहा है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न थी। देखिए डॉक्टर कमीशन बड़ा खाते हैं जी मेडिसिन के ऊपर। ये जो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं इनको बड़े बड़े रुपये आ रहे हैं जी इनको। हमें पता ही नहीं है कि हमने जब अस्पताल में जाना है तो हमने शुरू कहाँ से करना। हमें ये भी नहीं पता कि ओपीडी क्या होती है, हमें ये भी नहीं पता कि इमरजेंसी क्या होती है, हमें ये भी नहीं पता कि वार्ड क्या होता है। पहले हम लोग समझते थे कि जी जो भी हम खाते पीते हैं उसी से कोई बीमारी होती है, और आज वही लोग जो है आउट ऑफ कंट्री जब मूव करते हैं तो वो सारे वही वैक्सीन लगवा के जा रहे होते हैं और वहाँ किसी को एतराज़ नहीं होता। लेकिन जब ये AI आ जाएगी, इसमें ह्यूमन एरर कम हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली ये जहन में बात नफरत लेकर जाएगा कि डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया, वो काम चोरी कर रहे सी। भाई डॉक्टरों के कमीशन से क्या इनको मसला है? आप देखेंगे जो अपर क्लास लोग हैं, बहुत अपर क्लास लोग, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस वेलकम टू सेवंथ सेंस पॉडकास्ट। और आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं, और ये वो टॉपिक है जो हर पाकिस्तानी के जहन के अंदर मौजूद है इस वक्त, और हर पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो अवाम है, वो इस सवाल के जवाब को जानना चाहती है, उसकी ख्वाहिश रखती है। गाइस पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दौर बदल रहा है, AI टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, और इस तरह जदीद तरह की मेडिकेशन जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन लोगों के जहन के अंदर एक सवाल अभी भी मौजूद है कि हम लोग फिर ज़्यादा बीमार क्यों नज़र आ रहे हैं। हम लोग अभी भी उसी तरह की ज़िंदगी को गुजार रहे हैं जिस तरह की ज़िंदगी आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोग गुजार रहे थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग इसकी रीजनिंग के ऊपर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इन चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को और अपने इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और आज की पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, जनाब डॉक्टर ज़ीशान हैदर साहब, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, और उन्हीं की राय जो है वो हेल्थ के रिलेटेड आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना टाइम निकाला। मेरा जो पहला सवाल है, जो मेरा पहला कंसर्न है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा दौर के अंदर हेल्थ क्राइसिस हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं कि वो हेल्थ क्राइसिस को हम लोग किस तरह से बेटर कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू स्टार्ट करूं, मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूं और आपके व्यूअर्स से भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा मेरी गुफ्तगू को, मेरी बातों को जज़ब करने की भी और उसको परसेप्ट करने की भी थोड़ी सी वो गुंजाइश बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से मैं आपको, अगर आप देखें, एक ये गिलास आप देखेंगे, एक फुल गिलास है जी जी, ठीक है। ये गिलास आप देख रहे हैं, ये खाली गिलास है, ये कुछ खाली है जी जी, इसमें गुंजाइश है कि मैं इसमें कुछ मज़ीद पानी डाल सकूं, इस तरह ही इसमें है कि मैं कुछ डाल नहीं सकता मज़ीद। तो जो बंदा पहले से ही ये सोच के बैठा है कि मैंने जो डॉक्टर साहब ने कहनी है वो बात सुननी ही नहीं है, जो मैंने सोच लिया वही सच है, हक है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। जब मैं बात करूंगा उसको वो जज़ब करने की सलाहियत रखेगा, एक कैपेसिटी रखेगा, गुंजाइश रखेगा, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख भी सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम कई चीज़ों में दलाइल के साथ बात कर भी सकेंगे। बिल्कुल। आपका जो सवाल आज का कि क्यों आज हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो क्राइसिस में जा रहा है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ सिस्टम क्राइसिस में नहीं जा रहा। हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। ये सिर्फ हमारे वे ऑफ परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, हमारी जो है थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, जबकि मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन हमारे हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो क्राइसिस में नहीं जा रहा,
हमारी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। आज से अब 15-20 साल 25 साल पहले आप चले जाएं, आप तो ज़ाहिर है 20-25 साल पहले आप भी लोगों को देखते होंगे, एक कोई बंदा बीमार होता था, रात को वो सोता था, सुबह उठता था तो वो उसके लवाहिकीन देखते थे कि जी बाबा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा है। वो जनाब अल्लाह की मर्ज़ी समझते थे और उसको नहलाते थे, गुस्ल देते थे और दफन कर देते थे। अब क्या होता है, अब लोगों को शऊर आ गया है मीडिया की वजह से। कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जैसे इन्फ्लुएंसर मुआशरे में ज़्यादा होने लग गए हैं। बिल्कुल, वो लोगों ने उनको गाइड किया है कि भाई बीमारियां मौजूद हैं। पहले जो भी बंदा मरता था या अल्लाह ताला को प्यारा होता था तो वो लोग समझते थे कि जी ये तबई मौत है, जी रात को बाबा ने जी ये चीज़ खा ली थी, वो उसको लड़ गई जी, वो एक्सपायर हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी और बस। जबकि अब जो जिद्दत आ रही है, अब एक एक बीमारी सामने आ रही है कि जो बंदे को उस वक्त तो तबई मौत लग रही थी, अब लोगों को पता चल रहा है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न थी। तो उसी रीजनिंग को डायग्नोज करने के लिए दिन ब दिन जो है वो तरक्की हो रही है। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, हमारे टेस्ट हैं, लैब्स हैं, रेडियोलॉजी है, आजकल आप देखते होंगे सीटी स्कैन है, MRI क्या क्या नहीं आ गया, हत्ता कि AI आ गई अब तो आजकल। वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए आई हैं। बीमारियाँ नहीं बढ़ी, मैं समझता हूँ कि बीमारियों की तशखीस बढ़ी है। सही है। पहले हम लोग समझते थे कि जी जो भी हम खाते पीते हैं उसी से कोई बीमारी होती है, और मैं समझता हूँ कि हमारी बीमारियों के पीछे बहुत सारी जो है वो फैक्टर्स हैं। उनमें से स्ट्रेस सबसे मेन फैक्टर है। उसके बाद आजकल जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये दूसरा फैक्टर है। फिर हमारे कुछ ऐसी बीमारियाँ आज भी पाई जाती हैं जो हमारी विरासत में चलती हैं, कज़न मैरिजेस में चलती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उस लेवल की अद्वियात तो नहीं है, लेकिन उनको हम एटलीस्ट एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, जो बाहर वाले लोग हैं शान भाई, वो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं कि वो शादी से पहले ही अपने टेस्ट वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं, और लड़की भी अपने करवा रही है, लड़का भी अपने करवा रहा है, और अगर उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, ओके की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद वो जाके वो अपना कोई स्टेटस चेंज करते हैं, शादी की तरफ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है ना। किसी को समझा भी दें, किसी को बता भी दें, लेकिन उनके समझ लें कि वो जूं ही नहीं रिंगती उनके सार से। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की कमी जो है वो वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब देखें, अगर हम बात करें बाकी ममालिक और फिर पाकिस्तान को कंपेयर जब करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसमें सिर्फ आप एजुकेशन को नहीं, गुर्बत को भी साथ देखेंगे। फिर शऊर की तरफ आप बात करें तो वो देखेंगे। हम तो बीमारियां आने के बाद, उसके बाद आखिर में जाके जब आखिरी एंड स्टेज होती है तब हम उसके इलाज की तरफ जा रहे होते हैं। दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, वो तो पहले प्रिवेंशन पे काम करती है कि बीमारी आने से पहले हमने उसको प्रिवेंट कैसे करना है। ये जो वैक्सीनेशन हैं ये पाकिस्तान की इजाज़त नहीं है, ये उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की इजादात हैं जिन्होंने बीमारी आने से पहले उससे कैसे फाइट करना है उस पर उन्होंने वर्किंग की है। हम तो आज वो अगर किसी की वर्किंग पे भी आज हम बात इतराज़ करते हैं कि जी ये इसमें तो ये है, इसमें तो वो है। जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन आप देख लें उसमें क्या हुआ, सारी दुनिया इसमें गवाह है। और आज वही लोग जो है आउट ऑफ कंट्री जब मूव करते हैं तो वो सारे वही वैक्सीन लगवा के जा रहे होते हैं और वहाँ किसी को इतराज़ नहीं होता। तो हम लोग असल में हैं, हमारा अलमिया इस मुल्क का गुर्बत से ज़्यादा ना वो जहालत है। जहालत हमें जहालत पे वर्किंग करनी पड़ेगी, एजुकेशन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। लोग जो है ना कुछ एक शरअ तालीम में कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहालत ज़्यादा ख़तरनाक होती है गुर्बत से। हमें बीमारी आने के बाद, लगने के बाद, उसकी जब एंड स्टेज होती है, जब वो मरने वाला होता है, तब वो कहता है जी पहले दम दरूद फूके, ये वो सारे हर तरह के टोटके आजमाए जाते हैं। कभी उसकी दवाई खा ली, उसके कहने पे खा ली, कभी कुछ कर लिया, घर पे बैठ गए। ठीक है, बंदे को हिला वसीला करना चाहिए, लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने शोर भी दिया है। आप उसको इस्तेमाल करते हुए आपको तहकीक के हिसाब से, रिसर्च बेस्ड चीज़ें, आप यूरोप को देखें, वहाँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या, यहाँ तुक्के पे चल रहा होता है। फलां ने ये कह दिया तो वो खा के देख लेता हूँ। हत्ता कि कुछ प्रैक्टिशनर्स भी ऐसे करते हैं, चलो इससे आराम नहीं आएगा तो ये दे देता हूँ, ये नहीं आया तो वो।
ये यहाँ पे रिसर्च बेस्ड या एविडेंस बेस्ड इलाज नहीं होता, यहाँ तुक्का बेस पे ज़्यादा इलाज होता है। पाकिस्तान का जो अलमिया है, इसमें अवाम का भी कसूर है और इसमें कुछ तबीबों का भी कसूर है, और कई बार तुक्का लग भी जाता है जी। अलग भी जाता है ऐसे। अच्छा ईशान भाई, एक अभी बैठे बैठे मेरे जहन में सवाल आया है कि ये जो लोग बीमार होते हैं, जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं जी वो हकीमों के पास भागते हैं। मेडिकल साइंस कहाँ पे चलेगी जब हम लोगों ने अभी भी आज के दौर में भी 100 साल पुराना तरीका जो इलाज जो उस वक्त चलता था और उस वक्त कामयाब भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन आज के दौर के अंदर तो जो कामयाब तरीका इलाज है वो मेडिकल साइंस है, जिसके ऊपर रिसर्च भी डेली बेस पे हो रही है और वर्किंग भी हो रही है और सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं। तो ये लोग अभी भी हकीमों के पास जाते हैं, क्या उनका तरीका इलाज आज भी उतना मुफीद है या सिर्फ वो अपना टाइम पास कर रहे हैं? देखिए कलीम भाई, मैं इस मुतनाज़ा से टॉपिक पे तो नहीं जाना चाह रहा। देखिए हिकमत एक वो भी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट उनका अलग है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या किस तरह से चलता है, लेकिन बहरहाल मैं इसमें जो आपका सवाल है कि जी क्या लोग जो है वो उनके ट्रीटमेंट से मुस्तफ़ीद होते हैं या नहीं होते, इसका मुझे नहीं पता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको कम से कम एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो क्या ये हिकमत वाली जो है ये रिसर्च बेस्ड है भी कि नहीं? क्योंकि अब पिछले ज़माने में देखें कलीम भाई, पिछले ज़माने में आज से 15-20 साल पहले की बात करें, हम अभी भी कई बाबे आते हैं हमारे पास, बुजुर्ग हजरात आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये कौन से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे दौर में तो एक हकीम साहब यहाँ नब्ज़ पे याद रखते हैं, ऐसे ही है जी, और वो तो बीमारी बता देते थे। ऐसे ही है। वो अभी भी लोग मौजूद होंगे और डॉक्टर हजरात भी, मैं बताता हूँ, मैं आपको इस वक्त कम से कम 7 बीमारियाँ एक नब्ज़ से बता सकता हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन वो तुक्का है। उस दौर में कुल मिला के 5 से 7 बीमारियाँ ही थी। आपकी जब एक हिस्ट्री बंदे को थोड़ा बहुत पता हो, ऊपर से नब्ज़ पे याद रखा जाए, तो डेफिनेटली आप जड़ तक पहुंच जाते थे। ऐसे ही है। कुल मिला के 4, 5, 7 बीमारियां थी, आपको पता है, इसको या मेरे का मसला है या इसको जिगर का मसला है या इसको फेफड़ों का मसला है, तो वो डेफिनेटली तुक्का लग जाता था। आज भी मैं बता रहा हूँ कि आप सिंपल पेशेंट की चाल देख के, उसकी जो है वो एक लुक देख के भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या CKD का गुर्दे का मरीज़ है, क्या ये दमे का पेशेंट है, क्या ये जो है वो निज़ाम का पेशेंट है। कई चीज़ें आज भी डायग्नोस हो सकती हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं, डॉक्टर्स हजरात नहीं करते हैं, तुक्का नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ जो है वो चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं और आवाम को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएँ, वो एक पेशेंट सिंपल एक हेडेक के साथ जाता है ना, यूरोप में आप चले जाएँ, वहाँ उसका CT स्कैन भी करवाने की ज़रूरत पड़े तो वो फ़ौरन कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, वहाँ लोगों को शऊर की कमी नहीं है, वो वहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज हैं और वो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी है। हम बुकिश नॉलेज की तरफ जाए ना, मैं सारी मिसालों को छोड़ें, एक सिजेरियन सेक्शन जब होता है उसकी बेस लाइन जो होती है, आपको बेसिक टेस्ट जो करवाने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कुल मिला के 4 टेस्ट होते हैं और यही टेस्ट किसी एक बंदे का सिजेरियन होना हो तो किसी यूरोप में वो कम से कम 20 टेस्ट करवाते हैं। अच्छा जी हाँ, यहाँ पे लोग इस पे रोना रोते हैं जी यहाँ टेस्ट बहुत करवाए जाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ टेस्ट कम करवाए जाते हैं। उसकी वजूहात में से एक तो गुर्बत है, डेफिनेटली यहाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू है, लोगों के पास इतना पैसा रिसोर्सेज नहीं होते, एक टेस्ट भी कह दो तो वो बेचारों को जेब देखनी पड़ती है, इस तरह ही। लेकिन हमारी जो किताबें हैं, आप शायद हमारी किताबों को तो नहीं इस पर बिलीव करेंगे, आप बेशक इसको रिसर्च करें, गूगल देखें आप, तो एक सिंपल सी बीमारी के लिए भी आपको 8-10 टेस्ट लिखे नज़र आएंगे कि ये करके आप तरतीब वाइज चलें। लेकिन हम उस बेस पे अगर करने पे आएँ तो वो बिल्कुल भी हम पूरा ना उतर सकें। तो बेसिकली ये जो हिकमत और बाकी चीज़ों की आपने बात शुरू की, वो ठीक है, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा, लेकिन लेकिन आज के दौर में ईशान भाई उनकी कोई वर्थ है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो तो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है जी, इसमें AI भी आ गया, रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई। अब हिकमत के अंदर तो कोई AI नहीं आया जी, उसमें तो कोई इस तरह की रोबोटिक वगैरह चीज़ें नहीं उन्होंने ऐड की। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो नॉलेज है वो जिस दौर में है था उसमें कामयाब था, ठीक है जी, लेकिन आज के दौर के अंदर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डाउन हुई है, नो डाउट। लेकिन वही बात है कि मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ। ज़ाहिर है कई मेरे अजीज़ दोस्त जो हैं वो इस गुफ्तगू से भी शायद आपको पता है फिर वो माइंड करेंगे। अच्छा ईशान भाई, अगला सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जेनजी
जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है जेनजी जो है। इन लोगों की हैबिट्स जो हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, आपके हॉस्पिटल में आते हैं, आपने लाहौर में काम किया है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम किया, तो जेनजी को बेसिकली आपकी नज़र के अंदर कौन सी ऐसा जो है वो कोई हैबिट्स हैं जो इनको बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं? ये बड़ा ही एक क्रूशियल टॉपिक आपने इस वक्त छेड़ा। ये बिल्कुल आज जो इस जनरेशन के लोग हैं, जो आप जेनजी को स्पेसिफिकली आप बोल रहे हैं, सर हमारा सेडेटरी लाइफस्टाइल है। हम लोग हरकत करना ही नहीं चाहते। हम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम घर बैठे ना। हम असल में हमारे ख़ास तौर पे ये इस एशिया में, ख़ास तौर पे इंडिया, साउथ इंडिया में और पाकिस्तान में, ये जो हमारा एरिया ना, इसमें ज़्यादा ये जो है ना जरासीम पाए जाते हैं कि हम जब पैदा होते हैं ना जी, हमने पानी भी अगर पीना है ना तो वो अपनी वालदा से कहना है या अपनी बहन से कहना है वो पानी पिला दो। और हमारे वालदैन भी हमारा बच्चा है जी, बच्चा है, वो इस चक्कर में हमें वो स्टार्ट से सुस्तियों की तरफ ले जाते हैं। हमने छोटा सा काम करना है तो वो भी वालदा से कह देंगे, बहन से कह देंगे, छोटे भाई से कह देंगे, किसी गांव वाली से कह देंगे ये कर दे, पानी पीना तो भी आप ला दो जी, खाना खाना तो भी आप ला दो जी। कोई छोटे से छोटा काम भी हो वो करने को हम तैयार नहीं है। हम असल में रेस्ट और आराम पसंद आजकल बनते जा रहे हैं। हमारा कुर्सी से उठने को दिल नहीं करता, हमारा दिल करता है कि जी हमारा सारा पका पकाया खाना, पकी पकाई खीर यहीं मिले। तो पिछले दौर में आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी। सही है। लोग हार्ड वर्क करते थे। वो अगर देसी घी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की अब आज हम बात करते हैं ना, जब कि जी फलां का वो बढ़ गया जी, चर्बी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, भाई लोग पहले भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको हज़म करने के लिए, उसको जिसम में बॉडी में प्रॉपर कहाँ कहाँ उसे जज़ब होना, वो उसके लिए वर्किंग एक्टिविटी करते थे। हम लोग जो है वो बेड से हिलने को तैयार नहीं है। सेडेटरी लाइफस्टाइल है, बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ें हमने खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हमने दबा के पीनी है। ये जो आपका आपने वो लास्ट टाइम सुना होगा डॉक्टर अफान कैसर का बड़ा वो एक चला समोसा का जो है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो लोग उस वक्त भी बड़े डॉक्टर साहब को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी लाइफस्टाइल में ये जो इस तरह की जंक फूड्स हैं, हमारा जो है वो सुस्ती वाला जो मामला है, और फिर ऊपर से ये स्क्रीन टाइम देख लें आप, सुबह से लेकर शाम तक आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। इस ग्लासेस आपको भी लगी हैं, ग्लासेस मुझे भी लगी हुई हैं। हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो क्या कहते हैं विजन है वो दिन ब दिन डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा ईशान भाई, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, मेडिकल साइंस चेंज हो रही है, रोबोटिक सर्जरीज आ रही हैं, एआई के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर्स की फील्ड है, मेडिकल की जो फील्ड है, इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं? आपकी इस बारे में अपनी क्या ज़ाती राय है? सर ये जो आजकल एआई पे वर्किंग हो रही है ना, ये डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित होने जा रही है। बाकी रहा इस एआई का डॉक्टर्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ये डॉक्टर्स की लाइफ को भी मज़ीद इम्पैक्ट को बेहतर करने की तरफ जा रहा है। आज भी आप देखें यूएसए में, मैं कुछ दिन पहले वर्किंग कर रहा था इसी टॉपिक पे, जो लोग अपनी स्पेशलिटी को एआई से कोरिलेट कर रहे हैं, जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और स्पेशली जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो एआई की हेल्प से अच्छा खासा अपना नॉलेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, और प्रैक्टिस भी उनकी साथ साथ चल रही है, प्रैक्टिस भी उनकी डेवलप हो रही है। आजकल जो रोबोटिक सर्जरीज हैं, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, वो दिन ब दिन जो है वो ह्यूमन एरर को भी कम कर रही है और ह्यूमन एफर्ट को भी कम कर रही है। पहले दौर में आप देखें, एक चीरा देते थे, एक सिजेरियन करना है, एक आपने कोई पित्ते का ऑपरेशन करना है, चीरा दे के पूरा अच्छा खासा कोई 6 से 7 सेंटीमीटर का इंसिजन देने के बाद उसमें आप सर्जरी कर रहे हैं, उसमें कभी कोई डॉक्टर कैंची बोल रहा है, कभी जनाब वो तौलिया बोल रहा है, आप सुनते होंगे। वो खैर अलग एक बात है, क्योंकि एक ह्यूमन एरर तो रहता ही है, उसको कितना हाईलाइट किया जाए वो अलग एक चैप्टर है। और ये सिर्फ ये ह्यूमन एरर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया भर में होता है। लेकिन जब ये एआई आ जाएगी ना, इसमें ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। हमने जो पेनिट्रेशन है वो कम से कम करनी है। इसमें होगा क्या कि आपका जो इंसिजन 6-7 सेंटीमीटर का हुआ करता था, अब वो 1 से 2 सेंटीमीटर का रह जाएगा। सही है। उसमें सिर्फ एक पॉट में से एक आपका औजार अंदर जा रहा है और वो औजार ने बाहर ही आना है। ना कोई तौलिया अंदर बोलने की झंझट, ना कोई अंदर कैंची बोलने का कोई झंझट। समझ, आपकी डेफिनेटली जिद्दत आएगी, आपकी जो
प्रिसीजन है सर्जरी की वो बेहतर होगी। और एआई आजकल जो है वो रेडियोलॉजी में ख़ास तौर पे आपकी बड़ी हेल्प कर रही है। यानी आप एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, एक सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, आप एआई से पूछेंगे तो आपको किसी रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको आमतौर पे जो है वो एआई से काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। ईशान भाई, यहाँ पे एक और अभी ज़हन में सवाल आ रहा है कि ये जो लोग हैं ये चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, जेमिनी से पूछ रहे हैं जी कि अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, और वो आगे से उनको पूरी रिपोर्ट एक दे रहा है, और वही रिपोर्ट हम लोग उठाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं जी कि मुझे ये बीमारी है। डॉक्टर की तशखीस जो है वो हम उसको ज़रूरी नहीं समझते कि डॉक्टर से भी कोई वजूहात ले ली जाए, उससे पूछ लिया जाए। तो इस बारे के अंदर आपकी क्या राय है कि पाकिस्तानी माशरे के लिए ये क्या चीज़ है कि लोग तो फिर गलत राह के ऊपर, तो फिर सारे लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे रहेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे वही डॉक्टर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी कि वो बंदर के हाथ में माचिस मिल गई, उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। तो बात ऐसे ही है। ये चैट जीपीटी डेफिनेटली हेल्पफुल एक टूल है। लेकिन अब मुझे कई पेशेंट्स ऐसे हैं, वो उनकी जनाब एक रिपोर्ट भेज देते हैं कि डॉक्टर साहब ये मैंने एक रिपोर्ट कराई है वैसे रैंडमली, तो मुझे बताएं इसमें क्या मसला है। तो मैं उनका सिंपल सा जवाब देता हूँ कि भाई अगर रिपोर्ट की बेस पे आपने इलाज करवाना होता तो आप उसी लैब वाले से कहते हैं भाई मुझे क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, ऐसे ही। और वो लैब वाला आपको बता सकता है कि इसमें टीएलसी बढ़ा हुआ है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स कम है, या जो या इसमें एचपी कम है, या प्लेटलेट्स कम है, मसला है। एक सीबीसी सिंपल एक टेस्ट है ना जी, वो अगर आप किसी लैब वाले के पास जाएंगे तो आपको उसमें से बता देगा कि भाई इसमें आपको ये बीमारी है। तो फिर मैंने कहा आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। हमारी जो ये जो साइंस है, हमारी जो एक मेडिकल फील्ड की जो हमारी बुकिश नॉलेज है, उसमें क्या है कि हम सबसे पहले हमारा स्टेप होता है हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसकी एक्टिव कंप्लेंट क्या है, उसके बाद तो हिस्ट्री है। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा एग्जामिनेशन, हम उसको प्रॉपर चेकअप करते हैं। फिर चौथा स्टेप है उसका इन्वेस्टिगेशन का, टेस्टों का, जो वो आप अभी जिक्र कर रहे हैं। हम लोग तो पहले चौथा स्टेप करके और पांचवा फिर हम तशखीस तरफ जाते हैं। जबकि यहाँ निज़ाम उल्टा है। एक मरीज़ है वो सबसे पहले आते ही कहेगा डॉक्टर साहब मैंने तो जरकान है तो मेरा इलाज करो, या वो कहेगा डॉक्टर साहब मैनू जनाब किसी ने दसिया तेनू काला पीला मोतिया है, या कोई काला जरकान है, या कोई भी है ABCD, और फलां बंदे ने मुझे कह दिया आपको ये मसला है तो उसका इलाज करवाना है। और अगर हम उस हिसाब से नहीं करेंगे ना तो वो डेफिनेटली ये जहन में बात नफरत लेके जाएगा कि डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया, वो काम चोरी कर रहे सी, वो काम करना नहीं सी चाहता, उन्होंने मैंने टरखाया, उन्होंने मैंने ना बाईपास किया। समझिए, यानी आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे मेरे ख्याल में। आजकल जो एक मिथ बनी हुई है कि जी डॉक्टर इलाज करना ही नहीं चाहता, यार डॉक्टरों के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा नफरत भी लोगों के दिलों के अंदर, ज़हनों के अंदर पाई जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आए रोज़ कोई ना कोई नया निज़ाम चल रहा होता है कि आज इस डॉक्टर ने ये काम कर दिया जी, आज फलां हो गया, ये हो गया। नफरत यानी कि पैदा हो रही है डॉक्टरों के खिलाफ, तो उसके पीछे भी यही बेसिकली यही रीजनिंग, कई रीजंस हैं इसके लिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर और अवाम के दरमियान ना एक गैप भी तो पैदा हो गया। और ये बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। और डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊँ इसका अल्टीमेटली नुकसान इसी अवाम का ही है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है, देखें अभी इसकी बारीकी में हम जाएंगे तो बहुत लंबी एक डिस्कशन हो जाएगी। एक डॉक्टर और एक मरीज़ का ना रिश्ता बड़ा एक नाजुक रिश्ता होता है। वो पहले हम सुना करते थे कि जी ये जो रिश्ते होते हैं ना जी वो धागे की तरह होते हैं, इनको बड़ा संभाल रखना चाहिए कहीं टूट ना जाए। मैं समझता हूँ ये धागा एक बंदे ने इधर से पकड़ा ना, एक बंदे ने इधर से पकड़ा हुआ है। अगर डॉक्टर कहीं खींच रहा है ना तो मरीज़ को थोड़ा साथ चले जाना चाहिए ताकि टूटे नहीं। अगर मरीज़ आगे कहीं जा रहा है तो डॉक्टर को थोड़ा साथ जाना चाहिए ताकि टूटे नहीं। रिश्तों को बचाया जा सकता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से चाहिए। हमारा यहाँ क्या होता है कि एक बंदा अगर रिश्ता बचाने के चक्कर में है ना तो दूसरा उसको बॉदर नहीं करेगा। ईगो या कम नॉलेज, कम अकली, या जो भी कह लें, किसी भी फैक्टर की वजह से वो उसको बचाना नहीं चाहेगा कि जाए। आजकल का जो दौर चल रहा है, नफ़रत की जो वजूहात हैं उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक फैक्टर ख़ास तौर पे हम जो देखते हैं उसकी तहकीक नहीं करते। ये तो बेहतर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, हम मेडिकल पे बात करते हैं अच्छे लगते हैं। एक कानूनदान है, एक वकील है, वो कानून पे बात करता अच्छा लगेगा। एक ब्यूरोक्रेट है, वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्यूरोक्रेसी पे बात करेगा अच्छा लगेगा।
जब एक नॉन मेडिकल बंदा उठ के मेडिकल की चीज़ों पे बात करेगा, डिबेट करेगा कि जी डॉक्टर ने फलां जगह गलत टीका लगा दिया, अब उससे बंदा पूछेगा सही टीका कौन सा है, और सही जगह कौन सी है, उसे नहीं पता होगा। अगर वो बंदा कहे कि डॉक्टर की मुबैना गफलत से डेथ हुई है, तो भाई ये अमवात का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। अगर मौत का इलाज डॉक्टर के पास होता तो अमेरिका में आज तक कोई बंदा मरता नहीं। जितनी जिद्दत वहाँ पे है, जितनी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, वहाँ कोई बंदा मरता ही नहीं। मौत का इलाज नहीं है, मौत बरहक है, बड़े से बड़ा दुनिया का अमीर तरीन बंदा भी फौत होता है। मौत का कोई इलाज नहीं है, इलाज जो है वो बीमारियों को होता है। ये एक क्या कहते हैं कोशिश है, वो लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के हक में, और डॉक्टर कोशिश ही कर सकता है। हाँ, मुझे एक छोटी सी बात आपको इसमें मेरे ख्याल में किसी को समझाने के लिए काफ़ी है कि आप रोड पे जा रहे हो ना, आप बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, रास्ते में कुत्ता आ जाए या एक बिल्ली आ जाए ना, तो हम उसको भी कुचलने से डरते हैं, ब्रेक लगाते हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। इतना हमदर्द तो इंसान रब ने बनाया है, ऐसे ही है कि हम मखलूक के लिए इतनी खुदा तरसी तो रखते ही हैं, एक जानवर के लिए इतनी रखते हैं, ऐसे ही है। तो डॉक्टर जो है जो और इंसान की जान कैसे ले सकता है जो एक बिल्ली मारने से हम लोग देख लें। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि वही डॉक्टर्स जो हैं वो किसी इंसान की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करता। ये मिसकंसेप्शंस हैं, इनको मैं टोटली इस बात पे एग्री करता हूँ कि कुछ ब्लैक शीप्स, कुछ लोग हमारे इस माशरे में इस मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, लेकिन उतनी परसेंटेज नहीं है जितनी दिखाई जाती है। तस्वीर के दो पहलू होते हैं, हमेशा एक दिखाया जाता है, दूसरा आवाम को खुद सोचना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स अभी भी मसीहा हैं, अभी भी जो है वो लोगों को, मैंने आपको मिसाल भी दी है कि वो बिल्ली के बच्चे को नहीं मारना चाहते हैं, तो इंसान के साथ कैसे। मैंने शेख ज़ायद में काम किया है, सर्विसेज में काम किया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जिन्ना में काम किया है मैंने। 7-8 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैं हल्फन कहता हूँ, आज तक मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा जिसको पता हो कि मेरी इस दवा से इस मरीज़ को नुकसान हो जाएगा और वो फिर भी लिखे कमीशन के चक्कर में या किसी भी चक्कर में या लालच के चक्कर में। मैंने आज तक डॉक्टर नहीं ऐसे देखा। और वैसे भी एक बड़ी सोचे समझे और शऊर वाले बंदे के लिए बड़ी एक कॉमन सी बात है, समझ में आने वाली बात है, लॉजिकल बात है कि कोई भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस ख़राब नहीं करना चाहेगा। एक बंदा आप कितनी दफ़ा उसको एक मरीज़ के साथ, 2 मरीज़ के साथ, 3 मरीज़ों के साथ आप ऐसा कर लेंगे, होशियारी कर लेंगे, चौथे के साथ आप नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, आगे प्रैक्टिस नहीं चल पाएगी। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान की आवाम बहुत तेज़ हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से। वो भी एक ठीक है, मीडिया का जितना पॉजिटिव रोल है ना उतना नेगेटिव भी। है। हाँ जी। अच्छा शान भाई, आपने भी कमीशन की बात की है, तो ये एक मिथ और भी पाकिस्तान के लोगों के ज़हनों के अंदर पाया जाता है ना जी डॉक्टर के वाले से, कि डॉक्टर कमीशन बड़ा खाते हैं जी मेडिसिन के ऊपर, ये जो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं इनको बड़े बड़े रुपये आ रहे हैं जी इनको, और मेडिकल कंपनियाँ, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं बाहर बैठी हुई हैं वो भाई पैसे दे रही हैं इनको। क्या इसके इस बात के अंदर, इस मिथ के अंदर कितनी सच्चाई है, ये भी बताइए। देखें, एक कमीशन की बात कौन करता है? वो बंदा जो ऑलरेडी खुद भी कमीशन ले रहा है। कौन सा फील्ड है जो कमीशन नहीं ले रहा है? पहले नंबर पे ये बात करते हैं, वो मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा, डॉक्टर्स के ऊपर बाद में आएंगे। पहले हम उस हर फील्ड के अंदर कमीशन बंदे पे आऊँगा जिस जो बात करता है। ये बात एक इलेक्ट्रिशियन भी करता होगा, डॉक्टर कमीशन खाते हैं, जो बजाते खुद भी एक बल्ब घर लगवाना हो ना, वो आपको फलां दुकान से रिकमेंड करेगा कि वहाँ से लें और वहाँ, ताकि मेरा कोई हिसाब किताब कमीशन बने। वो प्लम्बर बात करेगा जो आपको मुस्लिम शावर लेने के लिए वहाँ भेजेगा जहाँ से उस पर कमीशन हो। आपको वो हाजी साहब कहेंगे, माशाल्लाह वो अल्लाह माफ़ करे, मैं वो नहीं करना चाहता, हर वो हाजी साहब भी कहेंगे जो दिन भर जो है अपनी इसी गला, अनाज, इन चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में वो अपना कमीशन बचा के और चीज़ों को आपको सेल करके शाम को वो डॉक्टर के कमीशन पर बात करेगा। कमीशन कौन नहीं लेता? मुझे ये बताएं, एक नामवर जो है कोई स्कॉलर या कोई एक सेलिब्रिटी को देख लें, उसको कोई एक कंपनी एक अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, जैसे आजकल मल्टीविटामिन बहुत सारे आए हैं, वो किसी भी एक बंदे को कह देते हैं कि जी ये मल्टीविटामिन की तशहीर करनी है, हमने प्रमोशन करनी है, ये कर दें। वो अपना 20-30 लाख रुपए, जितना भी उसका, 1 लाख रुपए वो लेगा और उस मल्टीविटामिन की प्रमोशन कर देगा। वो रिगार्डलेस उसका साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान है, नहीं है, कल को इसका रिजल्ट क्या आएगा, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने एक तशहीर करनी है, अपना कमीशन लेना है और वो साइड पे हो जाना है। उसके बाद अवाम जाने है और वो कंपनी जाना है। तो सर ये तो सारा, ये छोड़ें, आप पेस्टिसाइड कंपनी को देख लें। पेस्टिसाइड कंपनीज जो हैं, एक
आम से आम वर्कर को भी एक बाइक देती हैं, बाइक मिला होता है उनको इस तरह ही, गाड़ी गाड़ी भी होती है जी, और ये फ़लाँ फील्ड में आपने काम करना है, ये स्प्रे, ये मेडिसिन बेचनी है, ये आपने जो है ना वो फील्ड में वही स्प्रे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो नाकस हो, उसकी प्रमोशन वो बंदा कर रहा है, वही हमारी ज़मीनों में लग रहा है, वही अनाज हम खा रहे हैं, बीमारियों की वजूहत में से वो एक फैक्टर भी है इस तरह ही। उनकी कमीशन भी आज तक आपको बात नहीं सुनी होगी। कमीशन की जब भी बात होती है, डॉक्टर के कमीशन में बात होती है, और हर रोज़ होती है। अब मैं मोबाइल खोलता हूँ, डेली में देखता हूँ ये डॉक्टरों का कमीशन, भाई डॉक्टरों का कमीशन से क्या इनको मसला है। मैं अच्छा, फिर लोग ये समझते हैं कि हर बंदे को डॉक्टर को कमीशन मिल रहा होता है, ऐसा नहीं होता। ये भी इतने कम अकल और अनपढ़ लोग नहीं है जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने खरबों रुपए लगा के फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाई हुई हैं, इतने वो भी अकल से पैदल नहीं है, और बड़े समझदार बिजनेसमैन होते हैं, वो भी देख के पैसा लगाते हैं, लोग ये आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो घोड़ों पे नहीं, वो जोगियों पे पैसे लगाते हैं। भाई ये बंदा मुझे ज़्यादा ये जितवा सकता है, वो उससे पैसे लगाते हैं। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में सर जी 10% लोग सिर्फ होंगे, मैक्सिमम 10%, जोर लगा के 10% लोग होंगे जिन पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज पैसा लगाती हैं। उनको पता है यहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, यहाँ पे मरीज़ ज़्यादा आते हैं, हमारी यहाँ सेल ज़्यादा होगी, वहाँ वो लगाते हैं। जबकि 90% तो डॉक्टर बेचारे ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो अपना घर का सर्कल नहीं चला पा रहे आजकल के महंगाई के दौर के अंदर, और बेचारे स्ट्रगलिंग फेज में हैं, कई तो जॉबलेस हैं। हम हमेशा उन डॉक्टर्स की बात करें, वो जी खा गया, वो जी कमीशन ले गया जी, वो हो गया जी, डॉक्टर तो ये इतनी फीस है। भाई 40 साल के बाद अगर वो बंदा इस स्टेज पे पहुंच भी गया, 10% की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 90% की बात नहीं कर रहा, उन 10% में से कुछ लोग हैं जो इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि वो उनकी बड़ी बड़ी फीसें हैं और बड़ा कुछ है, लेकिन वो 40-45 साल की एज के बाद जाके उनका स्टेज आती है। यहाँ तो आजकल 15 साल 16 साल का बच्चा जो है वो आजकल किसी और वे से डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा है। मैं वो वेज नहीं डिस्कस करना चाहता। आजकल तो टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, सॉरी ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसी तरह से वो 15 साल का बच्चा वो एक हमारे FCPS प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा होता है, उस पर तो कोई बात नहीं करता। हर बंदा एक पढ़े लिखे बंदे को डीमोटिवेट कर रहा है, और एक अनपढ़ बंदे को जो एक सिर्फ उभार रहा है। ये सिस्टम की हमारी जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं। खैर हम बात कर रहे हैं कि कमीशन की डॉक्टर्स जो हैं वो उन पे ही वो पैसे लगाती हैं कंपनीज जो ऑलरेडी उनको बिजनेस दे सकती हैं। सही है। फिर अगली बात आती है, मिसाल के तौर पे मुझे कोई बंदा कहे कि डॉक्टर साहब आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ें, एक कॉन्फ्रेंस आ रही है मलेशिया में, जाएं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में ओरिएंटेशन दी जाएगी, आपके नॉलेज में काफ़ी बेहतरी आएगी, तो आप प्लीज़ जाएं, जाके अटेंड करें। मुझे बताएं, मैं मिसाल के तौर पे अपनी प्रैक्टिस डेली मरीज़ देख रहा हूँ और 10 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, मैं वो प्रैक्टिस छोड़ के 15 से 20 दिन के लिए अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ के मरीज़ ख़राब करके और मैं वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाऊँ और 8-10 लाख रुपए वहाँ भी लगा के आऊँ, किस लिए? कि मेरा नॉलेज इंप्रूव हो, जो कि कल मैं पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर सकूँ। मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। ऐसे ही है। अगर कंपनीज कुछ खर्च करके हमारी कॉन्फ्रेंसेस आपकी रिसर्च को इम्प्रूव करती हैं, कोई नई जिद्दत लाती हैं, तो वो हमारे लिए है ना, वो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा मरीज़ों को ही है। ऐसे ही है। तो ये जो कमीशन की आप बात करते हैं, कमीशन डॉक्टर साहब हर बंदा ले रहा है, और डॉक्टर जो कमीशन लेते हैं वो अगर लेते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे को मिल रहा है। हाँ, वो उन लोगों को मिलता है जिनको ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही होती है, कंपनी उन्हीं पे लगाती है, और अगर वो उनके पे लगा रही हैं फिजिकली और उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, जो टूवर शुगर ये वो गाड़ी शाड़ी ऐसा नहीं होता, बहुत ये लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बस वो हाइप ज़्यादा क्रिएट की गई है। कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अगर अटेंड करने को बंदा जा रहा है और वो घूम फिर लेता है तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। हम हर बात को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो रुख वही परसेप्शन की बात है। अब अगर आप पॉजिटिव देख लेंगे तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली मरीजों को ही है। यानी अलमिया ही है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप किसी के साथ अच्छा भी कर लेना, आपके साथ बुरा ही होगा। ख़ासतौर पर हमारा ये कमज़ोर तबका है, डॉक्टर हजरात जो हैं वो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते। इस तरह तो ईशान भाई बहुत सारे तबके आ जाएंगे जी, डॉक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। हम लोग वैसे भी कुछ दिन पहले इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो मैंने डाली थी कि हम लोग एक्सीडेंट होता है तो वीडियोस बनाने लग जाते हैं
हाँ बिल्कुल। कैमरा निकाला, भाई बना रहे हैं, कोई बंदा उठता ही नहीं है, उसको पानी पिलाए यार, उसको कुछ चीज़ दो, उसका कोई जख्म देखो, कोई भी नहीं कर रहा, तो हर बंदा वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने वाला काम आसान है ना हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी, वो आगे जाके उसके लिए हमदर्दी करना या उसके जख्मों की मरम्मत करना, मरहम पट्टी करना, ये काम हम जिम्मेदारी लेने से भी तो डरते हैं ना जी इस चीज़ में। उसके बाद अगर कोई पुलिस केस बनता है तो अल्टीमेटली वो आप गए, आप रगड़े जाओगे जी उस काम। डॉक्टर साहब, आजकल के दौर में सबसे आसान काम तनकीद करना है। तनकीद करना है। आपने सिंपली जो है ना इस ज़बान को हरकत देनी है, इसमें जिसमें मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी पे तोहमत लगा दो, किसी पे तनकीद कर दो, किसी को बुरा भला कह दो, नेगेटिविटी बता दो किसी को, वो आप जल्दी वायरल होंगे। जल्दी वायरल, ऐसी तरह ही है। मैं डॉक्टर साहब माज़र के साथ मैं एक अपना सिनेरियो बताता हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले, ये मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ। 1 साल पहले मैं अपने फैमिली के साथ बाइक पे जा रहा था, तेज़ तड़पती धूप में ना, मतलब तेज़ धूप थी। मैं जा रहा था एक रोड के ऊपर, मेरे साथ से एक लैंड क्रूज़र जो है लेटेस्ट मॉडल की, ब्लैक कलर की, वो गुजरी स्लो। उसके शीशे खुले हुए थे, उसके अंदर ना कुछ अनधुले से, मैं अब वो अनधुले कह रहा हूँ, मैं माजर के साथ ऐसे लोग जो मतलब मुझे लग रहा था जैसे कभी नहा ही नहीं, वो बैठे हुए, ऊंची आवाज़ में उनका म्यूज़िक चल रहा है और वो मेरे साथ से गुजर रहे हैं, खी खा जैसे होता, बड़ा जोर से कह के मार के गुजर रहे हैं। उस वक्त ना मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार काश कि यहाँ खड़ा हुआ एक मुसव्विर एक तस्वीर बनाया और मुसव्विर लिखे कि इस मुल्क के अंदर एक डॉक्टर बंदा जो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और वो एक अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक वो बंदा दुनिया भर को पता है कि वो स्कैम करते हैं या किसी भी तरह से दो नंबरी कर रहे हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं, धंधा करते हैं, जो भी करते हैं, और दुनिया को पता है, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। ऐसे ही है। वो मेरे साथ से गुजरे हैं। वहाँ मुझे ये सिस्टम ज़रूर फोर्स करता है कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि जिस बेस पे मैं मेरे पास भी गाड़ी हो। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हमें उसी तरफ लेके जाता है, खेलता है। वो उसमें फिर ये फरिश्ता सिर्फ लोग ही बचते हैं जो इस सब के बावजूद भी खुद को कंट्रोल करते हैं। मैं समझता हूँ वो फरिश्ता सिर्फ इंसान। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है ईशान भाई के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से मैं इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ ना जी। हमें खुद से भी इन चीज़ों के ऊपर कभी कभी इंसान के दिमाग में, जहन के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि यार वो बंदा अगर ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो 2 नंबरी कर रहे हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली हमारे दिमाग के अंदर भी वही रास्ते खुलने लग जाते हैं कि यार हम भी उस तरह करें, शॉर्टकट मारें और आज वहाँ पे उस मुकाम पे पहुँचे, बाद में देख लेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों की इस तरह की जहनीत बन जाती है। अच्छा ईशान भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र के अंदर पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है टोटल ओवरऑल, इसके अंदर कौन सी 1-2 खराबियाँ गिनवा दें, उसके बाद फिर हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि 1-2 कौन सी आपकी नज़र के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इसमें ना हमारे हेल्थ सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। उनमें से सबसे पहले तो हमें आवाम को शऊर देने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि हमने जब अस्पताल में जाना है तो हमने शुरू कहाँ से करना है। सही है। हमें ये भी नहीं पता कि ओपीडी क्या होती है, हमें ये भी नहीं पता कि इमरजेंसी क्या होती है, हमें ये भी नहीं पता कि वार्ड क्या होता है। मैं एक मिसाल से यहाँ शुरू करूँगा इस टॉपिक का जवाब देने के लिए। मैं एक दफ़ा इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा था, ट्रॉमा सेंटर के अंदर, जो है रात का कोई 12-1 बजे का टाइम था, काफ़ी रश था, और एक ना पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया हुआ था उसको मैं अटेंड कर रहा था। उसको ACS प्रोटोकॉल होता है जो हम देते हैं, वो दे रहा था। काफ़ी रश लगा हुआ था। आपको पता है फिर पाकिस्तान में जो है ना, एक पे मरीज़ होता है तो फिर 6-7 बंदे साथ आते हैं, जो कि ये भी अलार्मिंग है, उस पर भी हम आते हैं। मैं उसको अटेंड कर रहा था कि अचानक से जो है ना एक पीछे से अम्मा वो रास्ता को काटते हुए, हटे डॉक्टर किधर है जी, इधर है। मैं कहा एक मेल वार्ड है, एक खातून आई हुई है, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो सकती है, इससे ज़्यादा इमरजेंसी भी हो सकती है। हटें जी हटें। वो अम्मा मेरे करीब आई, डॉक्टर तू है? मैं कहा जी मैं ही हूँ। तो मैं तो ऑफिस में गई हूँ, वहाँ आप थे नहीं। तो मैं कहा मैं मरीज़ अटेंड कर रहा हूँ, मेरा बच्चा पहले चेक करो। मैं कहा इसका बच्चा हो सकता है इससे ज़्यादा सीरियस हो। मैंने कहा बच्चा किधर है? ये खड़ा जी। मैंने कहा क्या हुआ इसका? डॉक्टर साहब इन्हें 15-20 दिन हो गए, इन्होंने थूक बहुत आ रही है। अच्छा, 15-20 दिन हो गए, इसको थूकें बहुत आ रही हैं।
अब मुझे बताएं, वैसे खैर मैंने उसको बड़ा फ़नी सा जवाब दिया। मैंने कहा जी अम्मा परेशान ना हो, आपका बेटा जो है ना फ्यूचर में एक बैंक में कैशियर लग जाएगा तो ये थूक वहाँ काम आएगी। ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली अब देखें, इसको फ़नी से हट के देखें कि यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि इमरजेंसी क्या होती है, और रात के 12-1 बजे वो अम्मा पहुँच के आई है और वो सिर्फ इस मसले को लेके आई है कि 15-20 दिन से उसको थूक का मसला है। तो एक ये ओपीडी केस है। हम रिसोर्सेज का ज़िया करते हैं, हम अपनी एनर्जीज का ज़िया करते हैं। आप डॉक्टर्स को खुल के काम करने तो दें। इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशन की बात बता रहा हूँ। देखिए, हम आवाम को शऊर दें। हम सबसे पहले मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को खुद आना चाहिए फ्रंट लाइन के ऊपर। फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। जैसे इस तरह के कैंपेन्स करने चाहिए लोगों को शऊर देने के लिए। बाकी उनको सहाफ़ियों से, मीडिया से कोलैबोरेट करना चाहिए। हमारी नफरत की कुछ वजूहत ये भी हैं कि डॉक्टर्स की आपस में सहाफ़ियों से नहीं बनती, वकीलों से नहीं बनती। बिल्कुल। इनको वकीलों के ज़रिए से कुछ कानून साजी करनी चाहिए डॉक्टर्स हज़रात को, ताकि कुछ चीज़ें आपकी इम्प्रूव हों। जैसे आप बताएं, मैं बता रहा हूँ कि एक एमरजेंसी में एक मरीज़ के साथ जो है वो 6-6, 10-10 बंदे आए होते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि वो उनको सिंपथी है मरीज़। आजकल के दौर में माजरत के साथ, आजकल के दौर में जो मरीज़ के साथ लवाहिकीन आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि मैं इसका बड़ा सक्का हूँ। वो इसलिए आते हैं, वो पहले से मीडिया चीज़ें, वो डॉक्टरों के खिलाफ नफरत देख के आया होता है। वो इसलिए आया होता है कि भाई खुदा ना खास्ता डॉक्टर ने चेक ना किया तो वहाँ हम उसके साथ लड़ाई कर सकें। हम कोई पूरा प्रोटोकॉल तैयार करके आते हैं। कहीं लड़ना पड़ गया तो हम चलो 8-10 बंदे तो हों, कम से कम वहाँ जाके मारपीट कर सकें और लोगों का संपत्ति नहीं। अच्छा, यानी कि इसलिए वो 10-12 लोग जो भी आ रहे होते हैं वो इस चक्कर में आ रहे हैं। वो पुराना दौर ख़त्म हो गया कि जी जनाब एक बंदा बीमार होता था, 10 बंदे साथ आते थे कि जी वो इजाज़त के लिए। इजाज़त करनी है तो घर में भी जगह है, बाद में भी इजाज़त हो सकती है। नहीं, वो अस्पतालों में इसलिए आते हैं कि अगर डॉक्टर ने इलाज ना किया या कोई कुछ भी है, हैंकी फेंकी हुई, तो हम पकड़ के वो कर देंगे, क्योंकि वो पहले से नफरत पाल के आए हुए हैं। वो ज़हन बना के आए हैं और उसी टोन में वो बात करेंगे डॉक्टर से। और ये मेरे साथ हो चुका है। ऐसे उसने पर्ची फेंकी, मेरे मरीज़ को अब तो ठीक से चेक करना है तो ठीक है, वरना मुझे पहले बता दे। और भाई आप पहले आके मरीज़ की हिस्ट्री तो बताएं, चीज़ों को तरतीब से बताएं। वो पहले से ज़हन साजी हम करके आए होते हैं घर से। अच्छा, ये ज़हन साजी जो है ईशान भाई, ये फिर कौन कर रहा है? ये मीडिया कर रहा है क्या? हमारे तक तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मीडिया के थ्रू आ रही है, और मीडिया के ऊपर जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिस तरह आपने वो पहले गुफ्तगू की है, तो ये वही लोग हैं जो ये सारी ज़हन साजी लोगों की, आम आवाम की जो करते हुए सर, इस पे पीछे कोई 8-10 साल 20 साल लग गए हैं। इस पे बड़ी मेहनत हुई है, लोगों की ज़हन साजी करने के लिए बड़ी मेहनत हुई है। डॉक्टरों के खिलाफ जो जहर है वो उगला गया है, और उस चीज़ को लेके आज अवाम में। अच्छा, फिर ऊपर से मैं बताऊं कि अगर बंदा पढ़ा लिखा ना, वो दोनों पहलू देखता है। हमारी अवाम है अध पढ़ी लिखी, जैसे वो नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा वाली बात है। वो ऐसे लोग जो अब ऐसे गाँव से कुछ शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई मैट्रिक से ऊपर कभी गया नहीं थे, अब वो FA BA तक कुछ आ गए हैं। वो ऐसे लोग इन बिटवीन जो है ना, पूरी डिग्री नहीं की, दरमियान में वो लोग जो है ना, ख़ास तौर पे उनको नई नई टर्मिनोलॉजी सीखी होती हैं, उनको गुफ्तगू करने का बड़ा शौक होता है। और फिर वो डेफिनेटली जो है वो उनको उस चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं होता, उसी को बेस बना के आपको जो है ना वो डॉक्टरों को, ख़ास तौर पे मेडिकल फील्ड बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है डॉक्टर साहब। इसमें आप ये एक बंदा नफरत के साथ जब अस्पताल में आ रहा है तो डेफिनेटली वो बात को शुरू ही इस चीज़ से करेगा, डॉक्टर तो मेरे मरीज में ठीक इलाज करना है कि नहीं करना। तो वहाँ से बात है ना, उसकी टोन से समझ लग रही है। तो आप सबसे पहले कानून साजी करें, बायलास बने कि अस्पतालों में मरीज़ जो है, एक मरीज़ के साथ एक बंदा आए, ये मैक्सिमम 2 बंदे हैं। फिर आपको वहाँ पे वीडियोग्राफी और तस्वीर वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है, और कानून बने भी हुए हैं, बस उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन रही डॉक्टरों को वकीलों के साथ बना के और इसकी कोई कानून साजी करनी चाहिए। एक ये सलूशन। दूसरा, आवाम को शऊर देने के लिए हमें कोई कैंपेन्स करनी चाहिए, हमें बड़े बड़े सेमिनार्स करने चाहिए, हमें सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ डॉक्टरों को चाहिए वो कोलैबोरेशन करें। फिर हुकूमत को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ असल में बहुत सारे आवे कावाई बिगड़ा हुआ है हमारे हेल्थ सिस्टम में। मरीज़ की आखिर में मैं वही बात बार कर रहा हूँ कि इसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो आवाम का है। ईशान भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, इन दोनों के अंदर बेसिकली आपकी नज़र में बेटर कौन सा डिसीजन है? कौन सा आज के दौर में जो लेटेस्ट अभी हमारा टाइम जा रहा है, इस टाइम के अंदर कौन सा ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें भी
लंबी एक डिटेल्स में बात चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से मैं एक समराइज सा जवाब देता हूँ। समराइज कर दें। वो ये है कि अगर आपको कोई एमरजेंसी कंडीशन नाफिज होती है आपके घर में, कोई भी मसलन कि इमरजेंसी हार्ट अटैक किसी भी किस्म की इमरजेंसी, वो कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बढ़ जाना, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है, कोई भी इमरजेंसी, कोई पॉइजनिंग केस होता है, कोई बर्न का केस होता है, हैज़ा वगैरह, हैज़ा होता है, कोई अच्छा ये बीमारियाँ, ये भी बल्कि मैं कहता हूँ कि हमें बाकायदा पॉडकास्ट के ज़रिए से, हाँ जी मैंने इसीलिए मीडिया के ज़रिए से लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी क्या होती है। बेसिक कंसर्न मेरा यही था, मैं इसलिए इन चीज़ों को पर आया हूँ। ये मैं थोड़ा बाइफरकेट कर दूं कि इमरजेंसी क्या होती है और ओपीडी क्या होती है। सबसे पहले मैं कहता हूँ इमरजेंसीज जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की ज़्यादा डेवलप्ड है, मैं मेरे हिसाब से। ठीक है, बेहतर है। वो बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में भी इससे बेहतर हूँ, लेकिन ओवरऑल जो हमारे इस मुल्क का एक सिस्टम है उसमें जो आपका सरकारी अस्पताल है उसकी इमरजेंसी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बनिस्बत प्राइवेट के। तो हमें इमरजेंसीज वाले ऐसे केसेस, जैसे आपका बर्न का केस हो गया, खाना खासा कोई आग लग जाती है घर में, किसी बंदे को स्किन जल जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, पॉइजनिंग केस है, किसी बच्चे ने कोई गलती से कोई मेडिसिन खा ली है, कोई मैदा वाश करना पड़ जाता है, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरजेंसी में आती हैं। इमरजेंसी में आती हैं और सरकारी जो अस्पताल हैं वो आपको फ़ौरन सरकारी अस्पताल में रजू करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको सरकारी अस्पताल में फ़ौरन से जो है आपकी फर्स्ट एड मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी है। हमें चाहिए कि हम जो ओपीडी केसेस हैं उनके लिए देखें जी, आपकी वक्त जो है वो मनी है, टाइम इज़ मनी। जो अपर क्लास लोग हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ओपीडी प्राइवेट में चेक करवाएं। आपके जो सर्जिकल इलाज हैं वो प्राइवेट से करवाएं। ओपीडी और सर्जिकल जो मामलात हैं वो प्राइवेट की ज़्यादा बेहतर हैं। जो आपकी इमरजेंसी है वो आपकी सरकारी अस्पताल की बेहतर है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ईशान भाई, एक और सवाल मेरे बजाते खुद मेरे जहन के अंदर आ रहा है कि आज से कोई 20-25 साल पीछे अगर हम लोग जाते हैं ना, तो उस वक्त सी सेक्शन जो है सिस्टम सारा, ये इसके केसेस बहुत कम होते थे। आज के दौर के अंदर ये सारे जो केसेस हैं सी सेक्शन के, ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे डॉक्टर हजरात चाहते हैं कि सी सेक्शन ज़्यादा हो, या हमारे लोगों की वो खुराक ही नहीं रहेगी, ख़वातीन की वो मामलात ही नहीं रहेंगे जिस तरह वो पहले है थी, तो अब उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है वो कंसाइज हो रही हैं? डॉक्टर साहब ये बड़ा एक क्रूशियल टॉपिक है और बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कई नहीं भी करेंगे, लेकिन मैं लॉजिकल बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं सच के ऊपर बात करूँ। बाकी हर बंदे का अपना माइंड है और वो उसको किस तरह। मैंने ना बहुत सारे लोगों से, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मैंने बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं या जो, क्योंकि हम लोग, हमारा काम इस तरह का है कि हम लोग निकलते रहते हैं, तो लोगों के साथ जब मीटअप होता है तो मैंने वहाँ से कुछ फीमेल से भी बात की है, कुछ मेल हजरात से भी बात की जो पुराने बाबे होते हैं। तो उन लोगों की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे वो कोई इतना लगा नहीं कि इनकी कोई बातों के अंदर दम है। तो मैंने कहा कि चलो जो बंदा फील्ड का है उससे ज़्यादा बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता, तो इस लिहाज से मैंने जो है ना ये आपसे सवाल किया। ये जो तनासिब आप बता रहे हैं कि जी पहले सी सेक्शन कम थे अब ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ इसमें किसी हद तक बात आपकी ठीक है कि सी सेक्शन की रेशो बढ़ी है और एसवीडीज़ की जो है ना वो रेशो कम हुई है। लेकिन आज भी मैं आपको थोड़ा रफली आइडिया बताता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनियन काउंसिल में एक सेटअप बना होता है जिसको हम BHU कहते हैं, बिल्कुल बना होता है, देहाती इलाका जी जी जी। उसके अंदर 30 डिलीवरीज जो है मंथली करने का टारगेट होता है, जो आम तौर पे अचीव हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो एक तहसील लेवल पे 28 से 30 जो है वो आपकी यूनियन काउंसिल्स होती हैं, और हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक BHU होता है और उसमें 30 SVDs होती हैं। तो इस तरह से आप रफली ये अंदाज़ा लगा लें कि हर महीने एक 2000 के करीब जो है एक तहसील में 900 SVDs यानी नॉर्मल डिलीवरीज हर महीने कंडक्ट होती हैं एक तहसील में हर महीने। ठीक है, ये है सिर्फ सरकारी सेटअप की बात कर। इससे कहीं ज़्यादा चलें, इसे डबल कर लें, रेशो है आपकी प्राइवेट सेटअप में। आप देखें एक सिर्फ BHU नहीं है यूनियन काउंसिल के अंदर, उसके अंदर कई प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, कई दाइयाँ बैठी हैं, कई LHUs ने प्राइवेट सेटअप बनाए हुए हैं। इसी तरह से आपके तहसील लेवल पे कई लेडी डॉक्टर्स बैठी हैं, सारी तो सीजरियन नहीं कर रही, कुछ तो डिलीवरीज भी कर रही होंगी। तो इतनी ही आप परसेंटेज 900 अगर तो सरकारी में हो रहे हैं तो 900
के करीब जो है आपको प्राइवेट भी हो रहे हैं, और फिर तहसील लेवल के अस्पताल में भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक मंथली जो है 2,500 से 3,000 बच्चा हर महीने नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इतनी ही परसेंटेज मैं समझता हूँ कि आपके सिजेरियन की होगी। यानी इसका लुबे लुबाब ये है कि जितनी 50 आपका सिजेरियन है और 50% आपकी नॉर्मल डिलीवरीज आजकल की दौर में चल रही है। यहाँ पे मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जी जनाब 90% जो है ना वो सिजेरियन हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 50-50। सबसे पहले तो ये एक परसेंटेज में आपको तकरीबन रफली बताइए, जो मैं आपके नॉलेज अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, और वो भी जो मैं हकीकत में मुझे बता रहा हूँ। लोग इस पे हो सकता है इससे ऊपर भी हो चीज़। हाँ, अब आते हैं फैक्टर्स पे, कौन कौन से अवामिल हैं जो सिजेरियन की तरफ हमें माइल कर रहे हैं। पहली बात जो आपने की है, डॉक्टर्स का लालच हो सकता है, और उसमें होना बनता भी है किसी भी हाथ तक। वो कैसे? वो ये है कि मुझे ये बताएं, टाइम इज़ मनी, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। एक सिजेरियन करने में आपको आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में आप बच्चा निकालते हैं और उनको पकड़ा देते हैं। डॉक्टर की कंजप्शन कम होती है, उसकी में आपका सोर्स ऑफ टेंशन कम है। आपने आधे घंटे के सिजेरियन करना है, बच्चा उसको देना, और वो ये गया वो गया। ठीक है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 8 से 10 घंटे, 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है। इस दौरान आप इधर उधर हुए नहीं, बच्चा अगर डिलीवर हुआ नहीं, आपके ऊपर केस बना नहीं। डॉक्टर्स आजकल रिस्क लेने से डरते हैं, और अक्सर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाती है, अक्सर जो है कई मसाइल हो जाते हैं। तो उस बेस पे डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। एक तो चैप्टर ये है कि रिस्क की कमी लेना चाहते हैं डॉक्टर्स। दूसरा, टाइम कम यूज़ करना चाहते हैं। तीसरा, किसी हद तक लालच भी है। आप मुझे बताएं, एक बंदा 8 से 10 घंटे एक मरीज पे खपे, उसके बाद उसको वो फीस कम मिले, और सिजेरियन है वो आधे घंटे में फ्री हो रहा है, और उसमें आपको उससे डबल अमाउंट मिले, तो डेफिनेटली लालच भी इंसान में आता है। मैं इस पे डिनाई नहीं कर रहा कि डॉक्टर्स में लालच होता है, और हर बंदे में ही होता है। लेकिन चलें, गलत है, लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये इसकी वजह ये हो सकती है। अगला फैक्टर ये है कि पहले जो है ख़वातीन एक्सरसाइज करती थी 9 महीने, अगर वो हामला है भी सही तो वो कोई खेती बाड़ी कर रही है, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, घर का काम काज कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं। आजकल वो नहीं है। एक आजकल तो लाड़ जो है ना, लाड़ प्यार और जो है ना वो महारानी बना कर रखा जाता है। जो एक खातून हामला हो जाती है तो वो उसको जनाब कोई भी काम अपने नहीं करना, वो बैठी हैं जी, बैठी हैं। उनको जनाब पूरा वो प्रोटोकॉल, शहजादियों वाला प्रोटोकॉल जब देंगे तो डेफिनेटली एट द एंड जो है आपको वो जब एक अचानक से लेबर पेन लेनी पड़ जाएगी तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे कि जनाब यहाँ पे आपको क्या करना है। वो ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है जी। वो जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है उन्होंने भी यही बात की है कि भाई उस पुराने दौर में होते थे, गर्मियाँ हैं, दोपहर है, शिकर दोपहर वो निकल जाती थी, खेती बाड़ी कर रही हैं, कोई फसल काट रही हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता था कि मामलात क्या हैं। तो वो लोग बियर कर जाते थे, इसलिए वो नॉर्मल डिलीवरी उनमें फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, और थोड़ा उनकी डाइट भी अच्छी थी। आजकल के दौर में ज़रा वो कम है। एक फैक्टर ये हो गया। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि आपको लोग ख़राब करते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है जी? लोग ख़राब कैसे करते हैं? देखें, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का पहला बच्चा है मिसाल के तौर पे, आपको वेट करना पड़ता है, तो बाज़ का 9 महीने भी गुजर जाते हैं, 10वें महीने की भी 2-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपके जनाब वो फलां बंदी कह रही थी उसका नुकसान हो गया था जी, वो एक खातून जो हामला है उसकी वालदा की तरफ से प्रेशर होता है हस्बैंड पे कि जी हमारी बच्ची को नुकसान ना हो जाए, वैसे ही है, इतना वेट क्यों कर रहे हो, बच्चा उठवा लो, कोई कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो वो बेचारा हस्बैंड जो है उनकी बातों में आता है और जाके फ़ौरन से सिजेरियन करवा लेता है। वो कहता है डिलीवरी में हमारी वो सेंसिटिव से मामला आता है ना जी आजकल, जैसे मेरी बेगम जो है कहीं उसको ज़्यादा तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़ जाए, कहीं मसला ना बन जाए, वो डर भी एक है। लोग कम्प्लेक्सी की तरफ जाने से भी डरते हैं ना, ऐसे ही है, कम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। ऊपर से फिर आपको जो प्रेशर होता है ससुराल की तरफ से खास तौर पे कि जी कहीं बच्चे को नुकसान ना हो जाए इसको। अच्छा, उनका भी जो शान भाई जो उनका प्रेशर है वो कोई इलॉजिकल है, लेकिन वही है ना, मिथ्स बनी हुई है ना कि जी फलां बच्ची का हुआ था तो उसको नुकसान हो गया था, कहीं आपको ना हो जाए। उसने सुनाई बातें जो कि ये एक फैक्टर है। आप इसको शायद डिनाई करें, लेकिन मैं समझता हूँ चूँकि मैं इस फील्ड में हूँ ना, मैं ये प्रैक्टिकली मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं डेफिनेटली इसको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि जी वो मुझे रोज़ कॉल्स हैं कि कहीं हमारे बच्चे को नुकसान ना हो जाए, इसको आप सिजेरियन क्यों नहीं करवा लेते। यानी कि हम लोग जल्दबाजी के चक्कर के अंदर ही है। मैंने कहा मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मेरी मिसेज भी डॉक्टर है, हम दोनों इस चीज़ से वेल अवेयर हैं कि हमें पता है कि जब हर चीज़ स्मूथ जा रही है तो हम वेट क्यों नहीं करें।
तो हमने वेट किया और 9 महीने ख़त्म होने के बाद 10वें महीने के चौथे दिन जाके हमारा बच्चा पैदा हुआ और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हुआ। सही है। यहाँ लोग वेट नहीं करते, वेट नहीं करते हैं। कभी किसी की बात में आ जाएंगे, कभी किसी की बात में आ जाएंगे, ये भी एक फैक्टर है। फिर आखिरी फैक्टर जो है, आप देखेंगे जो अपर क्लास लोग हैं, बहुत अपर क्लास लोग जो हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत एक किस्म की हैवी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़े शहरों में चले जाएं, वो एसवीडीज की तरफ जाते ही नहीं है, वो सीजरिंग की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये है, बस वो आप मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे कि जो मैं डीपली नहीं जाना चाह रहा, वो कॉस्मेटिकली चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती ख़वातीन, और कई और चीज़ें उनके मर्द हज़रात हैं, वो इतनी पेन नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं सिंपली डॉक्टर साहब आप इनका सिजेरियन जो है वो हम आपको पे कर देंगे, आप इंसिजन दें, बच्चा निकालें और दैट्स इट। आप ये बड़ा सुन के हैरान होंगे, लेकिन बड़े शहरों में हो रहा है और कई शहरों में हो रहा है। तो ये तनासब जो आपकी 50% जो बढ़ गया ना, पहले ये कम था सीजन का, ये 50% जो आया उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर नहीं है, डॉक्टर को लालच सिर्फ नहीं है। डॉक्टरों को लालच होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फैक्टर्स और हैं, उनको कोई डिस्कस नहीं करता। वो फैक्टर्स यही हैं जो मैंने बताए हैं जनाब। वो ससुराल का प्रेशर हो गया, अवाम का अपना प्रेशर हो गया, उसके अलावा डॉक्टर की जो है कंजप्शन, फिर रिस्क। कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। भैया एसवीडी में वो बच्चा फंस गया, कल को कोई नुकसान हो गया, बच्चे को मिर्गी का मसला बन गया, कोई बच्चे को फेफड़े का मसला बन गया, तो डॉक्टर वो लेने पड़ जाएंगे, ब्लेम सारा उसी के ऊपर, ब्लेम उसके ऊपर, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। आजकल का जो दौर चल रहा है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता जी। इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। वो कोई नहीं देखेगा डॉक्टर की नीयत क्या थी, वो अल्टीमेटली कहेंगे जी वो अगर आप सर्जरी कर लेते तो हमारा बच्चा ये बच जाता। तो रिस्क लेने की बजाय, डॉक्टर टाइम कंज्यूम करने के बजाय उस केस सर्जरी की तरफ जाना प्रेफर करते हैं। ईशान भाई, अब मुझे ये चीज़ बताइएगा कि अगर आप पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर होते तो आप सबसे पहले पाकिस्तान की हेल्थ जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर कौन सी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते? क्लीन भाई देखें, मिनिस्टर तो खैर जो ऑलरेडी हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हर एक जॉब का अपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। एक मिनिस्टर का जो काम है वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर जो है, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी तक जो नॉलेज रखता हूँ उस हिसाब से बात करना पसंद करूँगा। अगर मुझे एक दिन के लिए इसकी बेहतरी के लिए, हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए करने का मौका दिया जाए, तो मैं डेफिनेटली 2-3 चीज़ों पर वर्क करूँगा। वो कौन सी हैं? एक तो मैं वही, जैसे पहले आपको मैंने बताया कि आवाम के शोर पे काम करूँगा। बहुत ज़बरदस्त। मैं उसके लिए कोई कैंपेन्स, सेमिनार्स, मीडिया के साथ कोलैबोरेशन, और इसी तरह से बायलाज बनाने के लिए वकीलों के साथ कोलैबोरेशन करूँगा, ताकि हमारा जो हेल्थ है सिस्टम है उसमें बेहतरी आ सके। आवाम को पता चले कि हमने भाई कैसे कैसे इस रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करना है। हुकूमत की तरफ से जो दिए गए रिसोर्सेज हैं, मेडिसिन हैं, आप देखें इतने VIP किस्म के गवर्नमेंट ने ACs लगाए होते हैं। एमरजेंसीज में चले जाएँ, बेहतरीन किस्म की आपको फैसिलिटीज़ तो पूरी हैं। अब मेडिसिन में कुछ इशूज़ आते हैं, वो किसी हद तक आवाम की तरफ से इसका ज़िया होता है, किसी हद तक जो है अंदर ही कुछ लोगों को होता है। कुछ और भी चीज़ें हैं। देखें हमारी अब जो बुकिश नॉलेज है ना, एक बीमारी के इलाज के लिए हमारी हज़ारों दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें उसमें से 2-4 अगर मिलती हैं तो उसी में मैनेज जब करना पड़ता है, तो डॉक्टर्स तो वो भी कर रहे होते हैं बेचारे। सही बात। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे रिसोर्सेज का ज़िया है, वो जो हमारे डेली बेस पे हो रहा होता है, जिस पे आवाम को थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। मैं एज अ डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर मैं सबसे पहले वर्किंग करूँगा, आवाम को शऊर दूँ कि भाई आपने OPD में कब जाना है, एमरजेंसी में कब जाना है, और आपने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। आवाम को शऊर देता कि डॉक्टरों को आपने किस तरह से अपना इलाज करवाना है। आपने पहले हकीकत बतानी है, फिर एग्जामिनेशन करवाना है, फिर आपने टेस्टों की तरफ जाना है, और फिर आपने दवाई की तरफ जाना है तशखीस के बाद। हमारा कुछ उल्ट सी हिसाब होता है। सबसे पहले वो मरीज़ जो है सबसे पहले तशखीस की बात करता है कि जी मुझे किसी ने वो फलां बीमारी बताई है, मुझे उसकी दवाई चाहिए। तो एक तो मैं शऊर देने के लिए अपनी वर्किंग करता। दूसरा मैंने आपको बताया, मैं वकीलों के साथ मिलके बायलाज बनाता, कुछ रूल्स बनाता कि इन रूल्स पे आप वर्किंग करके आवाम को और जो है वो डॉक्टर्स को पाबंद करता, ताकि इन दोनों के दरमियान जो है वो मोहब्बत दोबारा से कायम हो। सही। और तीसरा मैं अपनी सबसे अहम जो है वो पॉलिसीज़ बनाता डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, रिसोर्सेज बेहतर करता। अच्छा, ये बताइएगा कि स्ट्रेस जो है, क्या ये वाकई ही कुछ जिस्मानी बीमारियां इससे क्रिएट होती हैं?
स्ट्रेस जो हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस जो एक लगातार एक अरसे से चलता हुआ हमारे दिमाग में आ रहा है, तो वो जिस्मानी कोई बीमारियां जो हैं उससे पैदा हो सकती हैं कि नहीं? डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें, जब शुगर आपकी कम होती है ना, हम्म। आप किस वक्त भूख में हो, कभी आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो, कई लोगों के साथ होता है, आपको जब भूख लगती है ना, सबसे पहले आपका दिमाग मुतासर होता है। अच्छा। या आप कभी तजर्बा कर देखें या किसी से पूछ के देखें जिसको शुगर होती हो, बिल्कुल। आपकी जब शुगर हाई हो तो एक ख़ास लिमिट तक जाके नुकसान होता है, और लो हो, थोड़ी सी लो होने से ही आपको असरात आना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? शुगर लो होने से सबसे पहले आपका माइंड जो है मुतासर होता है। ठीक है। क्योंकि हमारा सारा ब्रेन इसी शुगर पे चल रहा होता है। हम जो है इस ब्रेन की वजह से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारा डेफिनेटली कई बीमारियों का जड़ जो है हमारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस। आप इस वक्त देखेंगे पाकिस्तान के अंदर 80% बंदा जो है ना वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे ही। क्योंकि आपकी फील्ड है, आप इसको देखते होंगे। ऐसे ही। लेकिन कोई मानने को भी तैयार नहीं है कि हम स्ट्रेस, हमें कोई वहम है। और मेंटली जो इन लोग हैं ना जी ईशान भाई, वो तो वैसे ही वो इस चीज़ के ऊपर तो एग्री करते नहीं है कि जी मुझे कोई डिप्रेशन है या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। उनको बेशक आप बताते भी रहे ना, एक बुखार वाला बंदा मान जाता है कि यार मुझे बुखार है। क्यों? उसको पता है कि यार मुझे दिख रहा है, फिजिकली उसको दिख रहा है, हीट निकल रही है जिस्म से, गर्म हो रहा है, आंखें दुख रही हैं, उनको पता है यार मुझे। लेकिन इस चीज़ के ऊपर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसकी नेगेटिविटी हमारे लोगों ने इतनी बना दी कि यार ये बंदा जो अगर डिप्रेशन का शिकार है तो पागल है। पागल ऐसे ये हमें बात, ये मिथ्स बनी। जबकि आप यूरोप में डेवलप कंट्रीज में जाकर देखें, वो इस हेल्थ पे बड़ा काम करते हैं। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो टूर्स भी करते हैं। वो आपके जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं ताकि इसके ऊपर इफेक्ट ना हो। सबसे पहले ये इफेक्ट होता है तो आप बीमार होते हैं। अच्छा ईशान भाई, अब आखिर के अंदर अगर पूरा पाकिस्तान आपको इस वक्त सुन रहा है तो आप उनको हेल्थ के हवाले से जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि वो अपनी हेल्थ को बेहतर भी कर सकें? ख़वातीन को क्या चीज़ आप एडवाइस करना चाहेंगे? वो ज़रा 1-1.5 मिनट के अंदर जो है वो आप इसको वाइंड अप कीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सेहत जो है ना, ये हम बचपन में सुनते थे और आज भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं करता कि यह तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा बहुत होता है, वो इलाज के लिए पैसा भी बहुत बहाते हैं, लेकिन इलाज नहीं उनको मिलता। और वो कहते हैं कोई हमसे जो है ना ये करोड़ों रुपए ले ले, ये मेरी बीमारी ख़त्म कर दे, इस तरह। बिल्कुल। तो कई लोग आपने सुने होंगे, कई आपने देखे होंगे, उनके पास अरबों रुपए होते हैं, वो खर्च करना चाहते हैं वो, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज उनको नहीं मिल रहा होता। वो तब कहते हैं कि भाई ये हज़ार नेमत है तंदुरुस्ती जो है। बीमारी में बंदा तकलीफ में होता है तो उस वक्त उसको पैसे खाने को दिल नहीं करता। ऐसा ही है। उसको दिल करता है कि काश कि मैं इसको ठीक कर सकूं। तो मैं समझता हूँ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस पे आप वर्क करें। आप पैसे अगर कम कमा लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप सेहत को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली आप जो है बहुत बड़ा लॉस करेंगे। अपने आप को बेहतर रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें, स्ट्रेस को कम करें, नींद पूरी रखें, वॉक करें, लोगों के साथ हंस मुख रहें। आप कोई बंदा आपके साथ कोई ऊंच नीच बात कर भी ले, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें। उसका अल्टीमेटली जो है ना, अगर आप किसी बंदे को, अगर आपके साथ कोई अग्रेसिव बात कर रहा है, उसका अगर आप उसको रिप्लाई भी अग्रेसिव दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बात आगे एनवायरनमेंट उस तरह का बनेगा और आप घर जाके भी ये सोचेंगे यार काश कि मैं ये ना करता। ऐसे ही अल्टीमेटली वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। छोटा मोटा बर्दाश्त पैदा करें, अगर ऐसा कोई हो भी गया तो उसको इग्नोर करें, नींद पूरी करें, डाइट अच्छी लें, कोशिश करें कि जो है ना अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखें, इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन पैनिक ना हो। कोशिश करें कि इतनी इनकम हो आपकी कि आपका डेली बेस पे आपका सर्कल से चल सकता है। बहुत अच्छी बात। बाकी जो आपका वो सेविंग है वो रब दे देगा। और एक और बात बताऊं, जब आप मेंटली सुकून में होते हैं ना तो रिसोर्सेज कोई ना कोई आइडियाज़ आपको आ जाते हैं। इसी तरह जब आप भागम भाग में, फ्रस्ट्रेशन में, कभी उससे लड़ में काम करेंगे और अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा आइडिया भी जहन में नहीं आएगा, आपको अच्छा प्लान जहन में नहीं आएगा, आप कोई काम प्रॉपर। ये तो बिल्कुल आपने अपने को काम रखें, सुकून में रखें, एक प्रॉपर टाइम नींद का दें, प्रॉपर टाइम आप अपनी इनकम का दें और बाकी अल्लाह ताला आपके लिए जो है ना वो बेहतरी। बहुत ज़बरदस्त है ये आपने आखिर में जो है वो बहुत अच्छा पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए दिया है। बहुत शुक्रिया ईशान भाई,
आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी आज की इस गुफ्तगू से, इस पॉडकास्ट से जो है उनको फ़ायदा मिला होगा। तो गाइज़, अगर आप हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़, इस तरह के पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर के अंदर जो है इस तरह की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आती रहा करेंगी। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट के अगले एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।